हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जितिन और इस वीडियो में हम नेशनल इनकम का अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और दूसरा होगा हमारे पास क्या जीडीपी को हम इकोनॉमी का एक वेलफेयर इंडिकेटर के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं, तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो जीडीपी। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बताया मैंने कि जीडीपी है क्या। तो जीडीपी है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन ए, ठीक है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी। ठीक है जी, वो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं ना मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, पहला तो है करंट ईयर के बेसिस पर। करंट ईयर मतलब आप देखेंगे तो अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2019 एंड हुआ है, ठीक है जी, 2019। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2019 नहीं बोलकर 2019-20 बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो प्राइसेस 2019-20 में थे, वो प्राइस पर अगर हम अपनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को निकाल लें तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, ठीक है जी। लेकिन अगर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू किसी बेस ईयर के प्राइस से, अभी बेस ईयर क्या है, आपने 11th क्लास इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम प्राइस के अंदर आने वाले रिलेटिव चेंजेस को मेजर करते थे, और वहां पर एक बेस ईयर हुआ करता था 2000 और करंट ईयर होता था 2018 या 2017, और हम देखते थे कि 2017 या 18 में 2000 के कंपैरिजन में कितना चेंज आया, ठीक है। तो जो 2000 होता था लास्ट ईयर वो होता था हमारा बेस ईयर, और जो अब चल रहा है प्रेजेंट में जो है वो है हमारा करंट ईयर, ठीक है। तो ऐसे ही बेस ईयर है, सपोज कर लेते हैं वो बेस ईयर है 2010-11, ठीक है, या 2009-10 ये ईयर है, ठीक है। ये 2009-10 लिखने का मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2010। तो अगर हम बेस ईयर में उस कमोडिटी सब गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस थे, उस प्राइस पर अगर हम इन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट बेस ईयर प्राइस, एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपके सामने आएंगे। एक होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट ईयर प्राइस और एक होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट बेस ईयर प्राइस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जरा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। तो आइए जरा हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए, हम सपोज करते हैं कि एक साल में ए बी सी तीन गुड्स प्रोड्यूस हुए और उनकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई वो 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स और 50 यूनिट्स हुई। ए बने 100 यूनिट्स, बी 200 यूनिट्स, सी बना 50 यूनिट्स, ठीक है जी। ये तीन गुड्स हमने बनाए हैं और इनका प्राइस करंट ईयर में ए का प्राइस है 20, बी का प्राइस है 10 और सी का प्राइस है 30, ठीक। तो अगर हम जीडीपी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, जीडीपी, अगर हम जीडीपी की बात करेंगे करंट ईयर प्राइस पर, जीडीपी करंट ईयर प्राइस पर अगर हम निकालेंगे, ठीक है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, ठीक। तो कितना होगा, जीडीपी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू। तो देखिए 100 यूनिट्स बने, 20 का एक है तो ये हो गया 2000, 200 यूनिट्स बने, 10 का एक है ये भी हो गया 2000, और यहां पर हो गया 15, तो ये हमारे पास हो गया 5500। इसका मतलब अगर जीडीपी को हम करंट ईयर प्राइस पर निकालेंगे तो वो कितना होगा 5500, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं जीडीपी को अगर मैं बेस ईयर के प्राइस पर निकालूं तो कितना आएगा, अगर बात करें जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस,
तो देखिए 100 यूनिट्स बने, प्राइस था कितना 10, यानी कि जीडीपी थी, इसका कंट्रीब्यूशन था 1000, और यहाँ पर 20 इंटू 5 1000, यहाँ पर हो गया 1500, सॉरी 20 था ना, यहाँ पर भी हो गया 1000, ठीक है। टोटल यहाँ पर हो गया हमारा 3000, यानी कि जीडीपी बेस ईयर के प्राइस पर कितनी आई 3000। अब यहां से हमें क्या समझना है कि अगर हमने करंट ईयर के प्राइस पर जीडीपी निकाली तो 5500 आई, बेस ईयर के प्राइस से निकाली तो 3000 आई। इसका मतलब अगर आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हम मान लीजिए ये बेस ईयर है 2010 और ये करंट ईयर है हमारा 2020, ठीक है, ओके, और ये क्वांटिटी भी है 2020, ठीक। तो 2010 के प्राइस पर अगर उन्हीं गुड्स का देखा जाए वैल्यू तो 3000 है, और 2020 के प्राइस पर हमने उन्हीं की वैल्यू देखी तो 5500। इसका मतलब जब हमने जीडीपी को करंट ईयर के प्राइस पर लिया तो जीडीपी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई, लेकिन वास्तव में इनकी वैल्यू 2010 में कितनी थी 3000। इसका मतलब 2010 से लेकर 2020 तक गुड्स की क्वांटिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बट जीडीपी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये इंक्रीमेंट प्राइस की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, ठीक है। इसका मतलब जो जीडीपी है अगर हम उसको करंट ईयर के प्राइस पर वैल्यू करेंगे तो ये हमें मिसलीडिंग फिगर्स दे सकती है, ये हमें ऐसा प्रेजेंट कर देगा कि जीडीपी हमारी बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन वास्तव में जीडीपी की उतनी ग्रोथ होगी नहीं, वो सिर्फ प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से हमें लगेगा कि जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, जब हम जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस निकालते हैं, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, तो इसको एक नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम करंट या फिर नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और जब हम निकालते हैं जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। ये दोनों नाम आपको याद रखने, ठीक है जी। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स का कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर है इनमें से। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट ईयर प्राइस, और रियल जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है। दोनों में से बेहतर कौन है तो बात करें तो रियल जीडीपी हमारा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें ट्रू रियल इमेज बताएगा। अगर मान लीजिए वास्तव में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तभी हमारी जीडीपी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइस तो हमने फिक्स रखना है, प्राइस तो हमें बेस ईयर वाला ही रखना है। अगर क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होगा तभी हमारी वैल्यू बढ़ सकती है। देखिए जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी का फॉर्मूला हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है जी। इन दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन जब हमने नॉमिनल जीडीपी की बात करी, नॉमिनल जीडीपी, तो वहां पर प्राइस भी चेंज होगा क्योंकि ये करंट ईयर का प्राइस है, क्वांटिटी भी चेंज होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी, जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी, तो वहां प्राइस चेंज नहीं होगा क्योंकि प्राइस को हमने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर कोई चेंज आएगा जीडीपी में तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से आएगा। इसका मतलब जीडीपी जो रियल जीडीपी होगी वो हमें ट्रू या फिर करेक्ट इमेज बताएगी इकोनॉमी की कि वास्तव में जीडीपी बढ़ रही है या जीडीपी वहीं के वहीं है। सिर्फ प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हमारी जीडीपी हमें ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। आप प्लीज इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। इसको नोट करिए। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा 5500 क्या होगा हमारा? ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी। ये क्या है जी? नॉमिनल जीडीपी। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा रियल जीडीपी, ठीक है जी। पेपर में इनका डिफरेंस आता है। अब इसके बाद देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर।
देखिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो रेशो होगा उसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, और इसको प्राइस इंडेक्स नाम से भी हम जानते हैं। बहुत फेमस इंडेक्स है ये प्राइस इंडेक्स, मतलब महंगाई का सूचक, ठीक है, महंगाई सूचक, कीमत सूचक कि महंगाई कितनी बढ़ गई, कीमतों में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इसको भी इस नाम से भी जीडीपी डिफ्लेटर को बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। कुछ लोग इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं, तो अगर परसेंटेज में निकालना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने पुराने एग्जाम्पल की, तो हमने देखा था उसमें हमारे पास जो P1 Q1 5000 था, ठीक है जी, प्राइस करंट ईयर, क्वांटिटी करंट ईयर, और प्राइस बेस ईयर, क्वांटिटी करंट ईयर, ये हमारे पास कितना था 3000, यही था, ये हमारा था रियल जीडीपी, ये था नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अगर हम यहां से प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना चाहें तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना होगा, देखिए क्या, नॉमिनल जीडीपी 5000 अपॉन रियल जीडीपी 3000, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1.83, तो ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। और अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से परसेंटेज में भी इसको निकाल सकते हैं, 183.33%, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में 1 नंबर का या 3 नंबर का भी मिल सकता है, जिसमें हो सकता है आपसे प्राइस इंक्रीज पूछते हैं, तो यहां से हम क्या बताएंगे, प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड, प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 83.33%, ठीक है। हमने इंडेक्स नंबर 11th क्लास में देखा ना, 100 से कंपेयर करते 183 हो गया, इसका मतलब 83.33% से बढ़ चुका है। मान लीजिए ये वैल्यू निकल कर आती 183 की जगह, मान लीजिए निकल के आता 120, तो इसका मतलब 20% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। अगर ये वैल्यू निकल के आती मान लो 80, घट गया, 100 से 80 हो गया, इसका मतलब 20% से प्राइसेस डाउन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा इसका इंप्लीकेशन है, ये इसका हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछेंगे, ठीक है जी। इसमें तो हमने जीडीपी डिफ्लेटर निकलवा लिया, हो सकता है वो आपको जीडीपी डिफ्लेटर दे दें और फिर नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर आपको गिवन होगा, फिर नॉमिनल जीडीपी गिवन होगा, रियल जीडीपी पूछ लेंगे, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर गिवन होगा, रियल जीडीपी गिवन होगा, नॉमिनल जीडीपी आपसे पूछ लेंगे। तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा जो है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये टॉपिक क्या है हमारे सामने कि क्या हम जीडीपी को अपनी इकोनॉमी का वेलफेयर इंडेक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। मतलब अगर किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है 7% से 7% से जीडीपी ग्रो कर रही है, तो क्या वहां के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीने का उनका स्टैंडर्ड है, क्या वो भी 7% से अप हो रहा है। मान लीजिए जीडीपी 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या लोगों की खुशियां भी 20% से बढ़ रही, या ऐसा नहीं होता है। यही हमें इस टॉपिक में सीखना है। देखिए अगर बात करें कि जीडीपी क्या वास्तव में हमारा इकोनॉमी का वेलफेयर इंडेक्स है या नहीं है, तो आप स्क्रीन पर देखिए आपके सामने, जनरली इट इज कंसीडर्ड दैट एन इंक्रीज इन जीडीपी of an economy ensures the increase in welfare of the people of the country. However, it may not always be correct. हमेशा ये सही नहीं है। Following are the limitations using GDP as the index of welfare of a country. मतलब जनरली ऐसा होता है कि जीडीपी बढ़ रही है तो हमारे देश में लोगों की लाइफस्टाइल इंक्रीज होगी, बेहतर होगा, लेकिन ऐसा 100% केसेस में ट्रू नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये हमारा आंसर ट्रू नहीं होता है। मतलब जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है फिर भी हो सकता है कि लोगों की लाइफ स्टाइल इंक्रीज ना हो रही हो, उनका जीवन का जो स्तर है जो और डाउन जा रहा हो, ठीक है, या फिर जैसा था वैसा ही रहे। ये कौन से फैक्टर्स हैं, तो देखिए सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मतलब जीडीपी देश का बढ़ रहा है लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अनइक्वल है। मतलब कुछ लोगों में उसका ज्यादा शेयर मिल रहा है और कुछ लोगों को उसका बहुत ही नेग्लिजिबल शेयर करने को मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोगों की हालत और बेकार होती जा रही है। भारत के केस में तो आप बचपन से यही सुनते आए हैं, ठीक है, 80-20 का रेशो बोला जाता है। मतलब जो 80% जीडीपी का शेयर है वो मात्र 20% लोगों के पास होता है
और जो बची हुई 20% जीडीपी का शेयर है वो बचे हुए 80% लोग उसको शेयर करते हैं। ठीक है, इससे गरीब लोगों की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही। ये पहला रीजन है। ठीक है जी, ओके। सेकेंड हमारे पास नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मतलब देखिए जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज होती है लाइक द सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, फैमिली मेंबर्स, हॉबीज लाइक पेंटिंग, है ना। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते होंगे। पवन, सुन रहे हैं आप मेरी वीडियो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, गुड, कीप इट अप। लेकिन आप बताइए क्या इसका कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है? जीडीपी में इसका कोई काउंट नहीं हो रहा, लेकिन क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही। ठीक है जी, तो इन वैल्यूज को हमने जीडीपी में अकाउंट नहीं किया, इस वजह से जो जीडीपी है वो हमारा क्लियर इंडिकेशन नहीं होता। पवन बहुत खुश होता है अपनी पेंटिंग देखकर, और भी बहुत लोग खुश होते होंगे, लेकिन जीडीपी इसका अपने अंदर इसको काउंट नहीं करता। ठीक है जी, ठीक। थर्ड इसका देखें अगर हम तो एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी का इफेक्ट होता है लाइफस्टाइल पर। ठीक है जी, जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास में आप कोई बहुत ही बड़ी कंपनी लग जाए तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी जिसमें रॉ मटेरियल आएगा, तो उन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वहां के लोगों को झेलने को मिलेगा। वहां पर कंपनी की बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करने आएंगे और वो मान लीजिए कार में आते हैं तो कार की वजह से वहां पर जाम लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सब क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। मतलब किसी एक्टिविटी का आउटसाइडर्स पर यानी कि थर्ड पार्टीज पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, पॉजिटिव एग्जांपल्स हमारे को मिल सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने आसपास अपने पार्क बना लिया, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर उस कंपनी के आसपास कूड़ा कचरा हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी जीडीपी के लेवल को, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है, इसको गिरा सकते हैं अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। ठीक है जी, और अगर इंक्रीज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है तो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब इंक्रीमेंट तो जीडीपी का 7% से हो रहा है सपोज करिए, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी उसके साथ आ रही हैं तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो 7% में इंक्रीज होने की बजाय उससे कम इंक्रीज होगा। ठीक है, आजकल आप देख ही रहे हैं जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है इंडिया का, 7% 6%, लेकिन लाइफ स्टाइल तो लोगों की और पीछे से खराब होती जा रही है। क्यों? पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है जी, लोग बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही लोगों को, तो ये सब चीजें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। ठीक है, इसके बात करें अगर कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, एक लास्ट है ये। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जीडीपी हमारा ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और मान लीजिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है किसका, टोबैको प्रोडक्ट्स, लिकर इनका। तो आप मुझे बताइए क्या वास्तव में जीडीपी के इंक्रीमेंट का फायदा लोगों को होगा? बहुत ग्रो कर रही है जीडीपी, लेकिन वो सारा इंक्रीमेंट, उसका बहुत मेजर शेयर है एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का। तो इसका क्या लाइफस्टाइल पर, लोगों के जीवन पर वास्तविक क्या उनको अच्छा महसूस होगा? नहीं, जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए उतने अच्छे नहीं है और उनकी वजह से हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो उसका भी इफेक्ट हमारे लाइफ पर अच्छा नहीं होगा। हम जीडीपी में होने वाले वृद्धि को, जीडीपी पे होने वाले इंक्रीमेंट को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्रीमेंट नहीं मान सकते। हम जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं मान सकते। तो ये कुछ 4 आपको कारण हैं। पेपर में ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या जीडीपी को हम वेलफेयर इंडेक्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। लास्ट ईयर जो अभी एग्जाम हुआ है मार्च में, उस एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया। प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, इसको लर्न करें, पेपर में आएगा तो इसी तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है जी, रीजंस के साथ कि जीडीपी का ये वेलफेयर का इंडिकेटर है या नहीं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है नेशनल इनकम का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक सारी वीडियोस को बहुत ही सिंसियरली देखा होगा, लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी कारणवश गलती से नहीं देख पाया कोई भी वीडियो, प्लीज हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए उनको करिए। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क, वरना बहुत दिक्कत होगा। 10 मार्क्स मेरी तरफ से आपके लिए समाप्त हो चुके। अब अगर आज पेपर हो जाए तो 10 मार्क्स आप उस पेपर में
100% ले सकते हैं। ठीक है जी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और प्लीज मुझे अपना होमवर्क भेजते रहिए। ठीक है जी, और कोई भी डाउट होगा तो हम आपकी लाइव क्लासेस के थ्रू उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी लास्ट वीडियो फॉर द नेशनल इनकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।